फ्लाई बैक एसएमपीएस वर्क करता है। यानी इस पे भी इन्होंने क्या किया है, फ्लाई बैक एसएमपीएस का यूज़ किया है, यानी स्टार्टर सर्किट का यूज़ किया है। और 12 वोल्ट की सप्लाई लॉजिक कार्ड पर लगे S111 आईसी को दी जाती है। इसका एक चालू का प्रोसेस देख लो, क्योंकि इसमें जब डेट आता है ना तो यही नहीं समझ में आता कि कहाँ पे काम करना है हमें। तो आईसी को दी जाती है। अब ये 311 आईसी क्या करती है, 311 आईसी 3.3 वोल्टेज कंट्रोलर को देती है, ठीक है ना। कंट्रोलर आईसी ऑन होते ही पहला एसी को सेंस करता है, ठीक है। और दूसरा विदाउट बैटरी के चार्जिंग आउटपुट को सेंस करता है। देखो इसकी एक खासियत है कि अगर इसका फ्लाई बैक एसएमपीएस काम कर जाता है तो इसका मॉसफेट एक क्षण के लिए काम करता है। तो ये क्या करता है, मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बना देता है और सेकेंडरी से कुछ वोल्टेज डीसी पास कर देता है, और कंट्रोलर आईसी उस चार्जिंग आउटपुट को क्या करती है, सेंस कर लेती है। अगर जब तक ये आउटपुट, अगर हम मान लेते हैं कि प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम होगा तो आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डीसी को दो तरीके से सेंस करती है। एक विदाउट बैटरी के सेंस करेगी कि चार्जिंग आउटपुट हुआ कि नहीं हुआ, और एक होगी जब लोड लगाओगे यानी बैटरी कनेक्ट करोगे तब डीसी को सेंस करेगी। तभी ये क्या करती है, तुम्हारे 3525 आईसी को और LM358 आईसी को ये चालू करेगी, वरना ये चालू नहीं करती। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, 3525 आईसी ट्रिगर ही नहीं होती, और इसमें भी 3525 आईसी का ही यूज़ किया है। तो इसमें ना विदाउट बैटरी के ये चार्जिंग आउटपुट को सेंस करता है। अब क्यों सेंस करता है कि जब एसी सप्लाई देते हैं तो स्टार्टअप कैपेसिटर ये वही होगा, कैपेसिटर ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर है ना जी, इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्टअप कैपेसिटर ऑरेंज कलर मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एसी वोल्ट पास कर देता है, यही वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज फर्स्ट मॉसफेट के गेट को चली जाती है, फर्स्ट मॉसफेट के गेट को चली जाती है, और फर्स्ट मॉसफेट कुछ सेकंड के लिए चालू हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए चालू हो जाता है, और मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में, मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कुछ वोल्ट
पास हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है ना। ये कुछ क्षण के लिए इसका चार्जर काम कराता है। देखो इसमें इन्होंने एक फंडा यूज किया है 35-25 के लिए। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप सोचो कि नहीं पिन नंबर 10 को आप लो कर दो और आपका सर्किट चालू हो जाए तो कभी नहीं चलेगा। 35-25 आईसी क्या कर रही है, कैसे ये चालू होती है, कैसे ये पल्स आउट करती है, जब सेकेंडरी में यानी मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कुछ वोल्ट आउट होता है, कुछ वोल्ट आउट होता है, तो सेकेंडरी के सेंटर टेप से जब ग्राउंड आउट होता है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आउट होंगे, तो ग्राउंड हमने बोल दिया, ग्राउंड आउट होता है, तो ग्राउंड सप्लाई पैंतीस 25 के पिन नंबर 12 को दी जाती है। यानी अगर इसका आउटपुट का देखा जाए तो पूरा ग्राउंड क्या है, सेंटर टेप से। तो जब सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज आउट होता है तो उसका ग्राउंड भी सप्लाई शुरू हो जाता है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, और वही नेगेटिव सेकेंडरी को मिलता है तो सारे सर्किट क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और कंट्रोलर ऐसी 35-25 को चालू कर देता है। और इसकी यही सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आपके पास चार्जर आएगा, सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं है, डीसी को सेंस नहीं करेगा, 35-25 को ग्राउंड नहीं मिलेगा, सर्किट को चालू होने नहीं देगा। यही इसकी चार्जर की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और यही चार्जर को ऑन करने का प्रोसेस है सेंट्रला का। सेंट्रला ने ये टोपोलॉजी यूज़ किया है अपने चार्जर को ऑन कराने के लिए। समझ में आ गया? इतना याद रखना, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हो। नहीं 35-25 आईसी का सब कुछ ओके होगा, लेकिन वोल्टेज आउट ये 35-25 आईसी काम नहीं करेगी। ये निगेटिव से ही ऑन हो जाएगी? नेगेटिव से ऑन कर रहा है इसमें। और पॉजिटिव जो मिलेगा इसे अंकुश? हाँ 11-15 पॉजिटिव तो मिला ही है, लेकिन अच्छा। पॉजिटिव कब काम करेगा, जब ग्राउंड मिलता है तब अच्छा, पॉजिटिव काम करता है। ताकत देने का काम कौन कर रहा है? ग्राउंड कर रहा है। एडवांस वाले ग्राउंड आउट हुआ कि नहीं, उसी से वो फीडबैक ले। तो सोचो इन्होंने क्या चीज़ यूज़ किया है, और ये कंफ्यूजन किया है। वरना सेंट्रला ना कोई डेड चार्जर को रिपेयर ही नहीं कर पाता है। बहुत पड़े हुए हैं महाराष्ट्र में, इतना ऑनलाइन वाले का फ़ोन आता है, मैं उनको कैसे समझाऊँ, वो समझते ही नहीं। तो डीसी सेंसिंग दो है, एक विदाउट बैटरी के आउटपुट को सेंस कर लेता है, और आउटपुट सेंस करके वो LM358 को एक्टिव कर देता है, और उसको 35-25 को। और जैसे वो क्या करेगा, सेकेंडरी बैटरी आप लगाओगे तो बैटरी को वो सेंस करता है कि हाँ लोड लग गया, और जैसे लोड लगता है 35-25 को 10 को लो करेगा, और 35-25 ऐसी ट्रिगर हो जाएगी। वरना इसमें सब कुछ ओके रहेगा, लेकिन चार्जर ऑन नहीं होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, इतना याद रखना, तभी ये चालू होता है। तो इन्होंने ग्राउंड का क्या लिया है, फीडबैक लिया। इसीलिए जब एसी देते हो तो कुछ क्षण के लिए काम कर जाता है ट्रांसफार्मर, कुछ क्षण के लिए। आप देखोगे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा लगभग 46-45 वोल्ट मिलेगा, और उसी को जब वोल्टेज आउट होता है तो एक सर्किट उन्होंने बना दिया है, और वो सर्किट चला जाता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर रीड कर लिया कि हाँ आउटपुट हो चुका है, यानी प्राइमरी सर्किट यानी स्टार्टअप कैपेसिटर काम कर गया है। और वो तभी क्या करेगा, 35-25 को लो करेगा, और 10 को नहीं तो हाई दिखाता रहेगा आपका। 35-25 लो क्यों नहीं हो रहा है, लो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं होने देता है। ये प्रिंसिपल उसने यूज़ किया है। तुमको नींद आ रही, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कैसे क्या होगा। को इन्होंने किससे ऑन करा दिया, एसी से ऑन करा दिया। यानी एसी लगाते ही कंट्रोलर ऐसी आपकी क्या होगी, चालू हो जाएगी जैसे एसी लगाओगे, ठीक है ना जी। तो चलिए, इसका सर्किट थोड़ा बड़ा है, इसमें यही सर्किट इम्पोर्टेंस है, और एक ऑरेंज कलर का कैपेसिटर लगा है, वो इम्पोर्टेंस है। सेंसिंग की भी इसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, कोई उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि काम कैसे कराए। ऑप्टो कपलर लगा दिया, न्यूट्रल से उसने एनोड को वोल्टेज दे दिया, और कैथोड से उसने लाइन को वोल्टेज ले लिया। सोचो, मतलब इस तरीके से न्यूट्रल से जोड़ के उसने एसी को सेंस कराया।
तो थोड़ा सा अलग किया, उसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, न्यूट्रल की ब्रेक हो जाती है, सबसे ज़्यादा ब्रेक होती है इंटरनली। आप चेक करोगे बीप नहीं आएगा, उठा के जंपर मारोगे एसी सेंस करेगा, सर्किट चालू कर देगा। इसकी ये प्रॉब्लम है। फ्लाई बैक एसएमपीएस की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी, सबसे ज़्यादा इसका फ्लाई बैक एसएमपीएस खराब होता है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएगा, फ्यूज। ये तो फ्यूज तो कॉमन है, आपको सब में मिलेगा, ये आगे बढ़ेगी, कल चलेगा आपका। होता है नहीं भी लगाता है तो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे इसके बाद इसको मिल जाएगा कैपेसिटर, वही सर्किट रहेगी इसकी बाकी की, कैपेसिटर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद रजिस्टर लगा देता है। फिल्टर कॉइल से पहले भी होता है, कभी कभी इसका बाद में भी लगा देता है, ये इसके ऊपर होता है ना। ज़्यादातर इन्होंने एक रजिस्टर का शायद यूज़ किया है, नहीं 2 रजिस्टर लगाए हैं एक्सियम की तरह, 2 ही रजिस्टर मिलेगा आपको इस तरीके से। उसके बाद आपका वही रहता है, कॉमन मोड कॉइल रहेगा। जैसे कॉइल कभी कभी काम नहीं करता है तो एक डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो ये तो आपका एसी की सर्किट होती है। यहाँ पे आप देते हैं एसी 220 वोल्ट, ये आपका होगा लाइन, ये होगा आपका न्यूट्रल। इसमें 3 चीज़ें साथ में चलती है। यहाँ पे देखेंगे तो अर्थिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। 2 सिरेमिक कैपेसिटर को लगाकर इन्होंने क्या किया है, प्रोटेक्शन दिया है कि इसके वोल्टेज में होने वाले अप डाउन को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सिरेमिक कैपेसिटर होता है, यानी ये ई होता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 एनटीसी का इन्होंने यूज़ किया है, लाइन न्यूट्रल दोनों में लगाया है। इसको यहाँ पे बोलते हैं थर्मिस्टर 1 और दूसरा यहाँ पे लगा होगा थर्मिस्टर 2, इसको TS2 बोला गया। अब यही सप्लाई आपकी चली जाती है ब्रिज पे, यहाँ पे इन्होंने ब्रिज लगा दिया है और ये मूवी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने सर्किट दिया है। तो मैंने क्या किया है, एक रजिस्टर का यूज़ किया है इस तरीके से, और यहीं पे लगाया है ऑप्टो कपलर, ठीक है ना। ये रहेगा इसका ऑप्टो कपलर। इसमें इसकी सप्लाई बहुत मिसिंग ज़्यादातर इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये सप्लाई, कोई एक सप्लाई मिसिंग हो जाती है और एसी को सेंस नहीं करता है, सर्किट को चलने नहीं देता। तो ये तो आपका 1 नंबर रहेगा। 1 नंबर किससे जुड़ा है, न्यूट्रल। ये 1 नंबर और ये इसका रहेगा 2 नंबर। हाँ, यहाँ पे लगा दिया इन्होंने एनोड और ये लगा दिया इन्होंने कैथोड, ठीक है ना जी। कैथोड पे इन्होंने क्या किया है कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इधर इन्होंने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो एक तो इसका 3 नंबर और ये इसका क्या रहेगा, 4 नंबर है। अब ये सप्लाई में देखेंगे तो यहाँ पे 3 रजिस्टर का यूज़ किया इन्होंने इस तरीके से। और फिर यहाँ पे इन्होंने एक डायोड लगाया है। डायोड आपका ऐसे है, ठीक है ना। और ये सप्लाई आपकी जुड़ जाती है लाइन से, इससे जुड़ेगा, ये है लाइन, ठीक है ना। तो ये इधर से देगा, ये इधर रिटर्न इन्होंने इसी को दे दिया है ना। और ये इधर से आएगा, एक रजिस्टर को लगा दिया। रजिस्टर का पोजीशन नंबर है R49 और ये रजिस्टर रहेगा 10 का। इधर से इसको 12 वोल्ट दिया जाता है। 12 वोल्ट फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट से आएगा, यानी जो सर्किट आप शुरू में स्टार्ट करोगे उसी से इसको 12 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है ना। कैथोड इसका, क्योंकि ये एनोड जब इसका कलेक्टर पे वोल्टेज रहेगा तो ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को पास करेगा, किसको देगा, एमीटर को देगा। और यही एमीटर जुड़ा होगा किससे, कंट्रोलर आईसी से। ये आपका चला जाता है लॉजिक कार्ड है और लॉजिक कार्ड से ये चला जाता है किसको, कंट्रोलर आईसी, कंट्रोलर आईसी।
तो जब ये काम करता है, ठीक है ना, तो वो आईसी समझ जाती है कि चार्जर में एसी लग गया है, तो इसी को कहा जाता है एसी सेंसिंग। एसी सेंसिंग। ये इसका होता है डीसी हो गया, डीसी को भी भगा दिया हमने, है ना। डीसी को चालू R49 और ये लगभग रजिस्टर रहता है, सॉरी R40, ये हमने बोला 83 इसका पोजीशन नंबर है, और ये रहेगा लगभग आपका 46 किलो का रजिस्टर रहता है। डायोड का पोजीशन नंबर है D33A, उसके बाद इस रजिस्टर का नंबर है R82। अच्छा 2 रजिस्टर है, मैंने 3 रजिस्टर बना दिए, 2 ही रहते हैं, 2 निकालो। उस R81 ये 2 उसके पोजीशन नंबर होंगे, और लगभग ये भी 46K के रजिस्टर और ये भी 46K के रजिस्टर रहते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा इसमें, इस तरीके से इन्होंने एसी को सेंस कराया है। एक होता है C14, ये होता है C3, और रजिस्टर R2 R4 होगा, ये R2 होगा, ये R4 होगा, और ये 450K के रजिस्टर रहेंगे दोनों, 450K। कॉइल का होता है LF1, इसका नंबर दिया जाता है, पोजीशन नंबर LF1, कॉमन मोड कॉइल रहेगा। इस कैपेसिटर का नंबर दिया इन्होंने C8 दिया है। NTC का आपका थर्मिस्टर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सप्लाई जाएगी, सर्किट शुरू होता है सीरीज में, यानी जो MFC लगाया गया है इन्होंने क्या कर दिया है, इसको सीरीज में जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक रहेगा कैपेसिटर, और 250 वोल्ट के रहते हैं, ये इसका प्लस और ये इसका माइनस हो जाएगा। यहीं पे एक कैपेसिटर और लगा दिया जाता है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन करना है, यानी इनपुट का हाफ वोल्टेज बनाना है। ये भी 680 माइक्रोफैरेड, और ये रहेगा 250 वोल्ट का रहेगा। ये प्लस नेगेटिव प्लस इनका जंक्शन होता है, और ये रहेगा इसका माइनस, यानी यहाँ से फ्लोटिंग ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा आपका, और ये दे दिया जाएगा इसी कैपेसिटर, यानी यहाँ से इसका ग्राउंड स्टार्ट हो जाता है फ्लोटिंग। अब यहाँ पे 2 ब्लीडर रजिस्टर का यूज़ किया गया है। ब्लीडर रजिस्टर का काम होता है कैपेसिटर को ओवरचार्ज से बचाना, और जब सर्किट बंद हो जाए तो उस सर्किट को क्या करते हैं, इसको डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। इसका पोजीशन नंबर होता है R3, और इसका पोजीशन नंबर होता है R9, और ये लगभग रहते हैं 150K के रहेंगे, ये भी 150K का रहेगा। और यहाँ पे लगभग आपको जो वोल्टेज मिलता है वो 330 प्लस वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यही सप्लाई आपकी चली जाएगी, यहाँ पे लगा होगा PWM MOSFET, ये है आपका MOSFET। ड्रेन सोर्स रहेगा, ये किससे जुड़ा रहेगा, सेकेंड MOSFET के ड्रेन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। एक रजिस्टर आपको मिलेगा, और फिर एक आपका PF लगा होगा, फिर इसी के PF में एक दूसरा PF जुड़ा होगा, और यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा, और ये रजिस्टर जुड़ा रहेगा किससे, इसके माइनस से, यानी सेकेंड MOSFET का सोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा सेकेंड MOSFET का। इसका पोजीशन नंबर है R13, कैपेसिटर का पोजीशन नंबर है C16, 104 PF का होता है, और ये लगभग रहेगा 22 ओम का रजिस्टर रहेगा, और ये रजिस्टर रहेगा C11, और ये भी 104 PF का रहता है, और इस रजिस्टर का पोजीशन नंबर है R12,
और ये भी रहेगा लगभग 22 ओम का रहेगा। ठीक है ना। अब यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहीं पे जोड़ दिया जाता है ट्रांसफार्मर। ये सोर्स और ड्रेन जंक्शन किससे जुड़ा होगा? मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से। और यहाँ से जो 150 वोल्ट निकलेगा आपका, वो 150 वोल्ट किसको चला जाता है? स्टार्टअप कैपेसिटर को, और स्टार्टअप कैपेसिटर से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग। ये है आपका स्टार्टअप कैपेसिटर जो ऑरेंज कलर का लगा होता है। यही एक क्षण के लिए चालू करेगा ट्रांसफार्मर को, और सेकेंडरी में एक क्षण के लिए ग्राउंड और पॉजिटिव वोल्टेज पास कर दिया जाता है। ठीक है ना। अभी हम इतने ही बनाते हैं, बाकी हमें स्टार्टअप समझना है तो स्टार्टअप समझ लेते हैं। ये जो माइनस है आपका, ये माइनस जुड़ जाएगा इसके माइनस से, यानी जो सेकेंड मॉसफेट का सोर्स रहता है वो क्या रहेगा? फ्लोटिंग गा 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 राउंड। ठीक है ना। अब स्टार्टअप सर्किट आपका कैसे काम करता है, यानी यहीं पे आपको स्टार्टअप सर्किट देखने को मिलेगा ब्रिज के पास से, है ना। तो अब हम उसको लेते हैं ब्रिज से। जब आपकी सप्लाई निकलेगी तेरी तो क्या खांसी है, कौन सा ले लें? ये ले लेते हैं पता है। या ये रजिस्टर क्या होता है? ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा और ये रजिस्टर का पोजीशन नंबर होगा R95, और ये रजिस्टर रहता है अप्रोक्स 10 ओम का। ठीक है ना। यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो ये सप्लाई चली जाती है आपकी इस नंबर को, यहाँ पे इस नंबर बना दिया गया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया, और ये सप्लाई चली गई ट्रांसफार्मर, यानी जो फ्लाई बैक एसएमपीएस है उसके प्राइमरी वाइंडिंग में चला गया, और यहाँ पे लग जाएगा एक डायोड, और डायोड का एनोड जुड़ जाएगा प्राइमरी से। ये रहेगा आपका प्राइमरी। ये रजिस्टर रहता है, इसका पोजीशन नंबर है R96। ये लगभग 10 K का रहता है, और D37 इसका पोजीशन नंबर होगा, और कैपेसिटर का पोजीशन नंबर है C50। ये 104 का PF रहेगा, ये 10 K का रजिस्टर रहेगा। अब यहाँ पे आपकी आएगी एक IC वाइपर 22, ये लगी होती है। क्या होता है? ड्रेन। ड्रेन 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 जाएगा इन मॉसफेट के ड्रेन जाएगा। ठीक है। ये है वाइपर 22, ये मॉसफेट आईसी इसको बोला जाता है, मॉसफेट आईसी। इधर रहेगा इसका 1 नंबर और 2 नंबर, 1 2। इधर 3 है, ये है आपका 4, 3 4। 3 नंबर होता है फीडबैक। ये आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कि अगर आउटपुट में कोई गड़बड़ी होगी तो ये आईसी पिन नंबर 3 क्या करेगा, इसके स्विचिंग को बंद कर सकता है, बंद कर देगा, जिससे आगे की सर्किट खराब ना हो। ये होगा बीडीडी यानी मॉसफेट का गेट होता है, और ये क्या होते हैं, मॉसफेट का सोर्स, और सोर्स होता है फ्लोटिंग ग्राउंड, यानी इसको कहा जाता है सोर्स। और ये आपके रहेंगे 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। अब देखो इन्होंने स्टार्टअप वोल्टेज नहीं दिया है, ये आईसी खुद ही क्या कर रही है, इसको स्टार्ट करेगी इसी के ड्रेन वोल्टेज से, वो इंटरनली होगा। यानी अगर हम अदर सर्किट में देखें तो स्टार्टअप वोल्टेज दिया जाता है, 2 रजिस्टर को लगा के पिन नंबर 4 को चालू कराया जाता है। इन्होंने आईसी के अंदर ये डायग्राम बनाया है कि जब ड्रेन पे वोल्टेज आएगा तो कुछ वोल्टेज इसके गेट को दे दिया जाएगा, तो इस मॉसफेट का गेट चालू होगा। लेकिन दोबारा जब इसको चालू करना होगा तो किसको लिया जाएगा, यहाँ पे लगाएगा फीडबैक वाइंडिंग लगाएगा, ये रहेगा इसका फीडबैक वाइंडिंग रहता है, जो कि करोल बाग में मिल रहा है, मिलता है ना करोल बाग में। अरे तुम करोल बाग में रहते हो, वो रहते हैं
आहा, 15 मिनट में अरे 15 मिनट में इंसान तो 2 सेकंडों में मोटर खराब होने में टाइम लगा। यहाँ पे एक पोलर, एक नॉन पोलर, ये डी होगा 38, इसका पोजीशन नंबर, कैपेसिटर का पोजीशन नंबर होगा C53, और यहाँ पे एक जंपर लगा देता है, यानी एक रजिस्टर लगा देता है 4 नंबर। इस रजिस्टर का पोजीशन नंबर होगा R98। तो ये फीडबैक होगा, जब फीडबैक चालू होगा तो इस आईसी को BCC वोल्टेज दिया जाता है फीडबैक वाइंडिंग से, ठीक है ना जी, फीडबैक वाइंडिंग होगा, ठीक है ना। तो यही वोल्टेज किसी और को भी जाता है। यहाँ पे लगा देगा एक रजिस्टर, ये है रजिस्टर, तुम गड़बड़ करोगे इसलिए हम तुमको नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ये रजिस्टर होगा, ये हमेशा 10K का होता है, पोजीशन नंबर होगा R97, SMD में लगा होता है ये, और ये सप्लाई चली जाती है, यहाँ पे लगाया जाता है ऑप्टो कपलर फीडबैक के लिए, ये SMPS का फीडबैक होगा, समझे। इसमें 2 हाँ, इसमें 2 ये ऑप्टो कपलर एक साथ लगे होते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ट्रांजिस्टर, ये होगा इसका कलेक्टर यानी पिन नंबर 4, ये होगा पिन नंबर 3 यानी एमीटर होगा। तो ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को पास करेगा और ये जुड़ जाएगा किससे, इससे, यानी जब जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा वो वोल्टेज इसके कलेक्टर पे होगा। यहाँ पे जो BJT वोल्टेज दिया जाता है 12 वोल्ट से 14 वोल्ट। इस आईसी का ट्रिगर पॉइंट है। एमीटर में लगा होगा एक पोलर कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ से जब वोल्टेज आएगा तो ये कैपेसिटर लगाया जाता है 22 माइक्रोफैरेड का और 50 वोल्ट। 12 वोल्ट VDD का रनिंग वोल्टेज होगा ना। हाँ, C51। देखो इसको, ये जो 12 वोल्ट फीडबैक से जाएगा ये रनिंग वोल्टेज होगा, और जो ये देगा वो स्टार्टअप वोल्टेज, वो स्टार्ट करेगी, ये रन करेगा, वो स्टार्ट करेगी, रन करेगा। इस तरीके से ये SMP स्विचिंग मोड में चला जाता है। और ये इस फीडबैक किसको चली जाती है, आईसी के पिन नंबर 3 पे, यानी ऑप्टो कपलर क्या करेगा, फीडबैक देने का काम कर रहा है। फीडबैक में गड़बड़ी होगी, आईसी को पता चलेगा यहाँ पे लगभग 1.0 वोल्ट के करीब फीडबैक होता है। इससे ज़्यादा गया तो आईसी समझ जाएगी कुछ तो सर्किट में गड़बड़ है, तो ये क्या करेगी, स्विचिंग को रोक देगी और सर्किट आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नोट बना देते हैं। यहाँ पे होगा एक नंबर एनोड, और ये कुछ क्या करता है, ऐसे का रजिस्टर होगा और यहाँ पे भी एक रजिस्टर होगा, दोनों को इन्होंने आपस में जोड़ दिया है। नाम होता है R99 और ये रहता है आपका 270 ओम का, 270 ओम का, और एक रहता है 470 ओम का। इसका जो नंबर होता है R94। यहाँ पे क्या करेगा, एक जेनर लगा देता है, पे है हम, एक होता है जेनर CD। अब ये सेकेंडरी में है तो इसका ग्राउंड क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है, कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज हो गए। अभी हम बाद में बताएंगे कैसे काम करता है कि नहीं जी। पहले में इन्होंने एक वाइंडिंग का यूज़ किया, कोई भी 2 वाइंडिंग का यूज़, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बना देते हैं ना, ठीक है ना। जिसका पोजीशन नंबर होगा D3930। उसके बाद मिलेगा एक कैपेसिटर प्योर करने के लिए, इसका नंबर G52 और ये रहेगा 470 माइक्रोफैरेड और ये रहेगा 25 वोल्ट।
ये डायोड इसका सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हीटअप हो जाता है, ये डायोड शॉर्ट हो जाता है और ये कैपेसिटर का लेग टूट जाता है तो आउटपुट नहीं बनने देता, हीटअप मार देता है तो सर्किट को वर्क नहीं करता है। ये दोनों को याद रखना, सेकेंडरी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखेगा अगर 12 वोल्ट ना बने तो। ये ज़्यादातर हीट कर जाते हैं। हाँ, डायोड और ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा देता है एक रजिस्टर। हाँ, इसको बोला गया है RF1 यानी जंपर है। ये टूट जाता है, ये ओपन हो जाता है, ये वैल्यू बढ़ा देगा तो वोल्टेज नहीं जाएगा, ये हीटअप होगा, हीटअप होने से डायोड शॉर्ट हो जाता है। तो एक रजिस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने एक और डायोड लगा दिया है यहाँ पर, तो इस डायोड होगा D40, ठीक है। अब यहीं से पूरी कहानी इसकी शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कहाँ कहाँ ये सप्लाई जाएगी ताकि आपके समझ में आए। पहली सप्लाई ये जाएगी पिन नंबर 13 और 15, 35, 25 IC को, ठीक है ना। ये है 12 वोल्ट का सर्किट, यही चली जाएगी 12 वोल्ट की सप्लाई। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन को, यानी दोनों ड्राइवर का जो कलेक्टर होता है इसीलिए जंक्शन कहा गया है इसको। तो ये ड्राइवर सेक्शन को भी क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। यही सप्लाई चली जाती है 12 वोल्ट फैन के पॉजिटिव टर्मिनल को। पॉजिटिव यानी फैन को पहले ही 12 वोल्ट दे दिया गया, उसको ग्राउंड देना होगा तो फैन आपका क्या होगा, चल जाएगा। यानी ग्राउंड सप्लाई कौन दे रहा है, कंट्रोलर IC, ठीक है ना। फिर यही सप्लाई आप जाती है 12 वोल्ट की सप्लाई LM358 358 IC के पिन नंबर 8 पर, यानी ये LM358 का पिन नंबर 8 जो होता है वो BCC सप्लाई होता है, ठीक है ना। फिर यही सप्लाई आपकी चली जाती है 12 वोल्ट रिले कॉयल को है इसकी, यहाँ पे लगी होती है एक IC। इस IC को बाखूबी आप लोग जानते होंगे, ऐसे ये 3 पिन की होती है। इसके ऊपर कोड होता है AS1117, अल्फ़ाबेट कोई भी हो जाता है। तो 1-2 पिन इसका क्या होगा, इनपुट, ये इन होगा, ये आउट होगा और ये क्या होगा इसका, ग्राउंड होगा। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे चलेगी, यहाँ एक पोलर कैपेसिटर के द्वारा। तो इसको इनपुट मिला कितना, 12 वोल्ट। इसने क्या कर दिया, यहाँ से 3.3 वोल्टेज को आउट कर दिया, ठीक है ना। और ये चला जाता है टू कंट्रोलर को, यानी कंट्रोलर IC क्या होती है, ऑन हो जाती है। कंट्रोलर IC को 3.3 वोल्टेज मिलेगा, IC क्या होगी, चालू होते ही सबसे पहले AC को सेंस करेगा, दूसरा विदाउट बैटरी के DC को यानी चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज को सेंस करेगा, उसके बाद सर्किट को चालू करेगा। ये इसका फ्लाईबैक एसएमपीएस जब काम करता है तो ये सारे सेक्शन को क्या कर दिया जाता है, एक्टिव कर दिया जाता है। यहीं से जो एक 12 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी, ये देखो, ये इधर भी 12 वोल्ट जाएगी और ये 12 वोल्ट गया आपका बहुत नीचे है, ये नहीं किया है कोई भी। जैसे जहाँ पे फ्लाईबैक एसएमपीएस होता है आपको TL431 देखने को मिलेगा, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे TL431 नहीं यूज किया है, लेकिन 2 रजिस्टर को यूज करके इसने क्या किया है, आउटपुट की वोल्टेज को कंट्रोल किया है। अगर आप दोनों रजिस्टर को ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में क्या है। देखो, इधर ज़्यादा वोल्टेज पास होगा, इधर कम, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम। जब 12 वोल्ट गया, घटते से इधर हो गए, एक साइकिल बना दिया।
है ना, एक साइकिल बनाएगा, ये इधर से तो इधर पास नहीं करेगा, प्रेशर क्या होगा, इधर होगा, है ना। तो 12 वोल्ट ये इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आएगा एनोड, एनोड से कैथोड इसने पास किया, ये उतने ही इसको ट्रांजिस्टर के बेस को चालू करेगा कि इसमें से जो 10 वोल्ट आ रहा है या 11 वोल्ट आ रहा है उसमें से उतने ही एक वोल्टेज को पास कराया जाए, क्योंकि ये ऑप्टो कपलर हाई रेजिस्टेंस का होता है, ये पूरा का पूरा वोल्टेज नहीं पास करेगा। तो इसका यहाँ पे फिक्स किया जाता है कि इसको लगभग यहाँ पे दिया जाएगा 0.5 वोल्ट या इसको दिया जाएगा 1.0 वोल्ट। तो ये कम रोशनी देगी, तो ये कम ट्रांजिस्टर का बेस चालू होगा, ये कम ही वोल्टेज उसको पास करेगा। बाई द वे अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ी आएगी तो ये क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ज़्यादा इसके बेस को चालू करेगी, ये ज़्यादा वोल्टेज देगा, ऐसी समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसी क्या करेगी, स्विचिंग को रोक देगी। ठीक है, ये था हमारा सेंटला चार्जर का खंडला। अब खंडला है ये ऐसा ना, अरे नीचे नीचे छोटा सा अब नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा नीचे कर। और ये रहेगा फ्लाई बैक एसएमपीएस, फ्लाई बैक एसएमपीएस बेस्ड ऑन वाइपर एसिड। सर ये क्या लगा इसका? ये आईसी है रेगुलेटर, जैसे 78L05 होती है वैसे ये 3.3 का रेगुलेटर होता है। कोई नहीं भाई, मेरे में तो पूरा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा दूर से लेना पड़ेगा। ये लोग हैं से इधर से क्या बोला था? जुगलिया साहब उधर से ले सकते हो। भाई ग्रुप में डाल दो यार।